गुड मॉर्निंग। आज किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 का वीडियो 18 हम लोग लेकर के मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन जो है 2 सप्ताह के लिए और बढ़ गया, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये जो परिस्थिति है ये कुछ दिन और भी चलेगी। ऐसी संभावना भी है कि अभी एक बार और लॉकडाउन बढ़ेगा, या लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े, कम से कम कोचिंग तो अभी 17 तारीख के बाद या 17 तारीख को नहीं खुलेगा, जैसा मेरा अनुमान है। खुल भी सकता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ बच्चों के सवाल को लेकर के चर्चा करेंगे, और कल जो पढ़ाए थे उसको भी हम पहले बोल चुके हैं कि एक बार फिर से देखेंगे। तो आज हम लोग फिर से कल वाले वीडियो को ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि थ्योरी को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला सवाल जैसे हम बात करें कि यदि आप YouTube के माध्यम से या वीडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक बेनिफिट भी है जो कि क्लास में नहीं मिलता है। वो अलग बात है, क्लास का पढ़ाई का अलग अनुभव है, लेकिन यदि आप वीडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो एक बेनिफिट आपको ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हम टॉपिक पढ़ाए या कोई सर आपको टॉपिक पढ़ाए और टॉपिक आपको समझ में नहीं भी आता है, तो आप उस वीडियो को बार बार देख करके भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद भी यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप सवाल पूछने के बाद जैसे करते हैं हम, आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख करके सवाल भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह से सवाल को पूछा जा सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। यदि मुझे हम देख रहे हैं वीडियो कॉल करके भी कुछ बच्चों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पूछा कुछ लोगों ने कैलकुलेशन पूछा, तो उसको जो है वीडियो कॉल करके भी समझाया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। तो वीडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ने से एक आपको बेनिफिट यही है कि यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, जो कि क्लास में नहीं है। ऐसा एक बेनिफिट ये भी है, हम देख पा रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो सवाल क्लास में नहीं पूछते थे कभी, वो भी जो है मैसेज के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे ऐसे भी सवाल, कुछ अटपटे सवाल भी हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतरीन सवाल भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चे केवल टाइम पास के लिए वीडियो देखते हैं, बस 2-4 मिनट वीडियो देखे फिर हटा दिए, शुरू से पढ़ाई के मकसद से वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो जो लोग पढ़ाई के मकसद से वीडियो देख रहे हैं, मुझे 100% विश्वास है कि उनको जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाने में भरपूर कोशिश किया जा रहा है कि आपको पढ़ाई समझ में आए। और उस वीडियो को आप 2 बार 4 बार देखेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। सवाल पूछने का भी हम दे रहे हैं ऑप्शन, आप पूछ सकते हैं। तो पढ़ाई के मकसद से वीडियो देख रहे हो तो जरूर समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए 2 मिनट देखे फिर आगे पीछे कर दिए देख लिए, तो ये कोई बात ही नहीं हुई। तो एक समस्या तो ये थी जो कि मैंने वीडियो क्लिप के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपके सामने है। ऐसा कुछ लोगों ने पूछा तो हम उस पर चर्चा किए। दूसरा सवाल ये है टॉपिक से रिलेटेड कि सर 1μ2 क्यों लिखे हैं आप, जबकि अपवर्तनांक को तो म्यू से सूचित करते हैं। एक सवाल बहुत ही बेहतरीन है, सब लोग ध्यान देंगे कि अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, तो आप 1μ2 क्यों लिख रहे हैं। तो यहां हम आपको बता दें बहादुर कि अपवर्तनांक का कहीं भी अस्तित्व नहीं है। अपवर्तनांक कुछ है ही नहीं। अपवर्तनांक कुछ नहीं होता। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। तीनों एक ही चीज है। निरपेक्ष कहें, सापेक्षिक कहें, आपेक्षिक कहें, ये आपेक्षिक अपवर्तनांक है। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। जैसे हम कहते हैं कि जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। जल का अपवर्तनांक है μw बराबर 4/3। तो μw जल का अपवर्तनांक कहें तो ये एक्चुअली जल का अपवर्तनांक नहीं है, ये जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है।
एक्चुअली ये जल का अपवर्तनांक है ही नहीं, ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, ए म्यू डब्ल्यू है ये, क्योंकि म्यू डब्ल्यू तो कुछ होता ही नहीं। हमने पहले बोला कि अपवर्तनांक कुछ होता नहीं, अपवर्तनांक किसी माध्यम के सापेक्ष होता है। अब ए म्यू डब्ल्यू को हम म्यू डब्ल्यू इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि म्यू डब्ल्यू बटा म्यू ए होता है, अब म्यू ए का मान 1 होता है, तो 4/3 में 1 से भाग भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ए म्यू डब्ल्यू को हम म्यू डब्ल्यू भी लिख लेते हैं। लेकिन आप जानिए कि अपवर्तनांक किसी एक माध्यम का होता ही नहीं, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष होता है, जिसको हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आप लोगों को एक सूत्र पढ़ाए थे, देखे होंगे, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी तो होता ही नहीं, ये शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये ए म्यू एम है, वायु में प्रकाश की चाल बटा मीडियम में प्रकाश की चाल सी बाई वी है, ए म्यू एम है, एयर म्यू मीडियम, वायु अपवर्तनांक है, माध्यम दिया हुआ है, माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ए म्यू एम, लेकिन ए म्यू एम ना लिख करके हमने म्यू लिख करके आपको बताया था। तो आज आपने जाना कि अपवर्तनांक होता ही नहीं, अपवर्तनांक किसी माध्यम का होता है, किसी माध्यम के सापेक्ष। कहीं भी लिखा हुआ है अपवर्तनांक, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया है कि म्यू जी का मान 3/2, तो ये एक्चुअली म्यू जी थोड़े ही है, लिखा जाता अलग बात है, लेकिन म्यू जी नहीं है, ये ए म्यू जी है। यहां पर एयर जरूर है, एयर के अलावा दूसरा माध्यम रहेगा तो लिखा जाएगा, एयर नहीं लिखा जाता है ज्यादातर। तीसरा सवाल है, हम लोग ध्यान देंगे, एक तीसरा क्वेश्चन है कि जो आप वीडियो में बता रहे हैं वो नोट्स में नहीं मैच कर रहा है। इसी से रिलेटेड हमने एक बच्चे से पूछा कि जैसे कोई एग्जाम्पल आप बताइए कि क्या एग्जाम्पल, कहां पर आपको मैच नहीं कर रहा है, कहां पर प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक पॉइंट मुझे भेजा था, उस पॉइंट को आपके सामने रख रहे हैं, अपवर्तनांक से ही रिलेटेड है कि सर 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 4 इंटू 4 म्यू 5 इक्वल टू 1 म्यू 5, ऐसा हमने वीडियो में बताया है। उन्होंने एग्जाम्पल बताया था, हमने पूछा कि उन्होंने बताया कि नोट्स वीडियो से मैच नहीं कर रहा है या वीडियो और नोट्स में कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो हमने पूछा कि कोई एग्जाम्पल बताइए कि कहां पर कैसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने भेजा कि सर वीडियो में आपने ये बताया है, और जो आपने नोट्स भेजा है उसमें कुछ ऐसा है, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 4 इंटू 4 म्यू 5 इंटू डॉट 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 n-1 म्यू n इक्वल टू ए म्यू n। तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसमें फर्क क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। जैसे 1 म्यू 5 है, अब यहां पर मान लीजिए कोई 5 म्यू 6 लिख दे तो 1 म्यू 6 नहीं हो जाएगा, तो 1 म्यू n लिखने में क्या प्रॉब्लम है। अब का बिल्कुल मैच करते हुए पढ़िएगा तो प्रॉब्लम होगी, थोड़ा बहुत आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस बढ़ानी होगी, ये कोई तो जरूर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर हम 5 म्यू 6 लिख दे इंटू में, अब फिर बता दे कि 1 म्यू 6 होगा, आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपने माइंड को बढ़ाना है, तो इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट समझिए, ध्यान दीजिए कंसेप्ट को कि क्या है, क्योंकि एग्जाम में यही थोड़ी पूछेगा कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 4 नहीं पूछेगा, ये तो कुछ और भी दे सकता है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है ना कि चेन को समझिए, यदि इस तरह का चेन दिया हो तो शुरू वाला लास्ट वाला लिखा जा सकता है, तो इसी को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कल के जो टॉपिक पढ़े थे उस पर बात करेंगे, लेंस बनाने के सूत्र। हमने पिछला वीडियो में बताया था लेंस बनाने के सूत्र, आज फिर से हम लोग उसी वीडियो पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग उसको ध्यान देते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेंस बनाने के सूत्र, लेंस बनाने के सूत्र की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल है, बहुत कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जिनके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे पढ़ाई करें,
तो हम उनके बारे में बता दें बहादुर, ये आपकी कह सकते हैं कि एक बहाना है या जो कहिए, क्योंकि आज के दौर में यदि आप चाहते हैं कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो 1 घंटा देखने के लिए, वो भी खास करके पढ़ने के लिए, तो आपको व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। आज के दौर में ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम हमारा मानते हैं कि ऐसा आज के दौर में कोई परिवार नहीं है जिस फैमिली में कोई एक एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। यदि एंड्रॉयड मोबाइल आपके फैमिली में नहीं भी हो, ऐसा मान भी ले हम लोग कि फैमिली में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हो, तो आपके घर के अगल बगल में कोई ना कोई ऐसे मोहल्ले में लोग 2-4 आदमी रहते हैं, भैया साथी आपके सीनियर है जूनियर भी, जिनके पास एंड्रॉयड फोन जरूर होगा, और आप उनसे 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल ले करके पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करने के लिए मांगिएगा तो हम आशा करते हैं कि आपको ना कोई नहीं कहेगा। तो ये तो आपके मन की भ्रम है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, या जिसके पास मोबाइल नहीं है वो पढ़ाई कैसे करे। तो खैर अच्छी बात ऐसे नहीं भी है, तो अब क्या कर सकता है आदमी, उनके लिए तो क्लास खुलने का ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कोशिश करें तो आपके घर में भी कहीं ना कहीं किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल मिल जाएगा, या आपके मोहल्ले में जहां पर आप रहते हैं पढ़ाई करने के लिए मोबाइल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से मिल सकता है, देख सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग इस तरह के कहने का मतलब बहाने अच्छी बात नहीं लग रहा है। अब हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं, लेंस बनाने के सूत्र। तो देखिएगा ये हमारा एक लेंस है, जैसा कि पिछला वीडियो में बताए थे हम, 2 अपवर्तक सतह है और इसका अपवर्तनांक कितना है म्यू, और इसके दोनों तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कल बता रहे थे कि ये 2 दर्पण है और ये 2 दर्पण है, इन दोनों दर्पण के सामने ये एक वस्तु है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये वस्तु जो है इस दर्पण के सामने है, तो इस दर्पण के लिए ये वस्तु है, लेकिन इस दर्पण के लिए वस्तु कहां है? इस दर्पण के लिए वस्तु कहां है? आखिर समझना होगा इस बात को, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आपको 4-5 दिखाई देगा। हम क्लास यहाँ पर वीडियो में भी बनवाएंगे, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में हम देखेंगे न्यूमेरिकल भी कि इस दर्पण का वस्तु है, ये तो ठीक है, लेकिन इस दर्पण का वस्तु कहां है? तो रूल कहता है कि इस दर्पण द्वारा, इस दर्पण का ये वस्तु हुआ, और इस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। फिर इस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अगले दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। जो इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो अगले दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। यही हमारा कंसेप्ट है। ये दर्पण में भी लागू होगा, लेंस में भी लागू होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसका अपवर्तनांक म्यू है, बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां वस्तु रखा हुआ है, तो यहां से प्रकाश किरण एक निकला तो सीधा चला गया, दूसरा किरण अब पहले अपवर्तक सतह पर गया, दूसरा किरण पहले अपवर्तक सतह पर गया तो यहां से माध्यम चेंज हो गया। पहले अपवर्तक सतह पे जैसे ही किरण गया माध्यम चेंज हो गया, तो माध्यम चेंज होगा तो रास्ता भी चेंज होगा, तो रास्ता चेंज हुआ तो ये जो है P डैश पर पहुंचा। पहले सतह से अपवर्तन के बाद P डैश पर पहुंचा, आप देख सकते हैं। तो यानी पहले सतह के लिए यह वस्तु हो गया और पहले सतह के लिए यह प्रतिबिंब हो गया। यानी हम अभी पहले सतह की बात करें तो दाहिने तरफ म्यू है, यानी μ2 का मान म्यू हो गया, μ1 का मान μ1 ही रहेगा। आपको पता होगा जो दाहिने तरफ माध्यम होता है उसका μ2 मानते हैं और बाएं तरफ वाले माध्यम को μ1 मानते हैं। तो इन दोनों में दाहिने म्यू है, इसीलिए μ2 का मान म्यू हो गया, μ1 का मान μ1 ही रहेगा। इसके बाद प्रतिबिंब दूरी आप देख सकते हैं v डैश है, पहले सतह के लिए प्रतिबिंब दूरी v डैश है और वस्तु दूरी u ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सूत्र उपलब्ध है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस सूत्र में डाल देंगे, हमारा एक इक्वेशन निकल जाएगा। ये रही पहले सतह की बात। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां से तो ठीक है, यहां से यहां तक का माध्यम म्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप जब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो बाहर निकलते समय फिर से माध्यम चेंज हुआ है, बाहर निकलते समय फिर से माध्यम चेंज हुआ है। और जब फिर से माध्यम चेंज हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, जब फिर से माध्यम चेंज हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है रास्ता भी चेंज होगा। यानी जो पी डैश पर गया है ये गलत है, पी डैश पर जाता नहीं है, जाता हुआ प्रतीत होता है, पी डैश पर जाता हुआ प्रतीत होता है, जाएगा नहीं क्योंकि रास्ता चेंज होगा। और दूसरे सतह से अपवर्तन के बाद ये फाइनली पी डबल डैश पर आकर के कट गया और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बना भी दूरी पर। यानी दूसरे सतह के लिए ये वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब हो गया। पहले सतह द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करेगा। और यहां पर हम आपको बता दें ये काल्पनिक है, मतलब ये जो हम बता रहे हैं ये काल्पनिक बात नहीं, काल्पनिक मतलब ये कल्पना ऐसा किया जाता है क्योंकि दो जगह प्रतिबिंब नहीं बनता, पूरे सिस्टम से एक ही प्रतिबिंब बनेगा यहीं पर। ये तो आपको दिखेगा भी नहीं, कल्पना भी नहीं होगा, ये तो एक समझाने के लिए बताया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से यदि आप प्रतिबिंब देखते हो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से तो 2 या 3 गो लेंस है तो क्या आपको 3 को प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं, 3 प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, ये कहीं दिखाई देगा। लेकिन ये क्रियाएं होती हैं कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना इसके लिए वस्तु का काम करेगा, फाइनली इसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन आपको केवल यही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। तो दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करेगा और ये हमारा प्रतिबिंब हुआ। दूसरे सतह के लिए ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। तो दूसरे सतह की यदि हम बात करें तो μ2 का मान, चूंकि इन दोनों में दाहिने μ2 है तो μ2 ही रहेगा। μ1 का मान बाएं तरफ μ है तो μ1 हमारा μ ही रहेगा। इन दोनों की बात कर रहे हैं अभी, तो μ1 हमारा μ हो गया। प्रतिबिंब दूरी भी रहेगा, वस्तु दूरी भी डैश होगा और फिर से हम इस सूत्र में डाल देंगे तो दूसरा समीकरण निकल जाएगा। उसके आगे जहां तक हम समझ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मेन यही दोनों है कि μ1 μ2 भी चुन लीजिए दोनों ही परिस्थिति में, पहला सतह के लिए और दूसरा सतह के लिए आपका न्यूमेरिकल जो है या थ्योरी जो है सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो ये हमारा जो दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनल कल हमारा वीडियो में दिखाए भी थे, आया था 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 - 1/r2। यानी हम लोग अब उस पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 - 1/r2 ये हमारा पिछला वीडियो में फाइनल सूत्र यही आया था। यही हमारा लेंस बनाने का सूत्र है या यही हमारा लेंस सूत्र है या लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। f क्या है तो उस लेंस का फोकस दूरी, r1 क्या है तो पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, r2 क्या है तो दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या। r1 पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, r2 दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या। हम इस पर चर्चा करेंगे आगे जाकर के। अभी हम लोग का मेन टारगेट है म्यू बहादुर जो लिखा हुआ है, जैसा कि हम अभी पीछे समझा रहे थे, म्यू तो होता ही नहीं, तो यहां पर म्यू ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन हम समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर रियल में क्या है, ये ए म्यू जी है। ए से एयर वायु के लिए, जी से ग्लास कांच के लिए, क्योंकि ऐसा हम लोग को बुक में माना गया है कि हम लोग जो लेंस या अपवर्तक सतह पढ़ते हैं वो प्रायः कांच के बने होते हैं। हम लोगों को अपवर्तक सतह या लेंस जो पढ़ना है वो कांच का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, इसीलिए जी दिया रहता है। तो ए म्यू जी है ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन आप जानिए जैसा कि अभी हम पीछे बता रहे थे कि म्यू केवल नहीं होता, कहीं भी म्यू होता ही नहीं। समझिए कि ए म्यू जी है यहाँ पर जो छिपा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो जानिए कि वहां ए म्यू जी ही लिखा हुआ है। तो ए म्यू जी -1 1/r1 - 1/r2। अब थोड़ा सा यहाँ हम लोग समझेंगे कि ए म्यू जी दिया हुआ है तो हम लिखेंगे म्यू जी बटा म्यू ए, यानी 3/2/1 यानी 3/2। म्यू जी का मान 3/2 होता है। अभी आप नहीं पूछेंगे कि कहां से आया, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है, जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी होगी, लिस्ट होता है। तो म्यू जी का मान 3/2, म्यू ए का मान 1, सॉल्व किया तो 3/2 आया। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एयर में रखा हुआ है तो म्यू ए का मान 1 रखा, लेंस यहां एयर में है। लेकिन मान कर चलिए कि लेंस एयर में ना हो, किसी दूसरे द्रव में हो,
तो यदि जैसे मान लीजिए जल, लेंस हमारा जल में रखा हुआ हो, हवा में नहीं रखा गया, लेंस हवा में नहीं रखा गया है, लेंस को जल में रखा गया है, तो म्यू ए के जगह पर म्यू डब्ल्यू होगा। म्यू डब्ल्यू होगा तो यहां पर म्यू डब्ल्यू का मान 4/3 होगा, 3 चला जाएगा ऊपर तो 9/8 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ए म्यू जी था तो 3/2 था इसका मान, म्यू का मान 3/2 आया। डब्ल्यू म्यू जी हो गया तो 9/8 आया। यानी शायद आप समझ रहे होंगे कि लेंस को एक बार हवा में रखे तो उसका मान 3/2 आया, लेंस को एक बार जल में रखे तो इसका मान 9/8 आया। यानी म्यू का मान माध्यम बदलने के साथ बदल रहा है। अब हम पॉइंट पर आ रहे हैं, म्यू का मान माध्यम बदलने के साथ बदल रहा है, और जब म्यू का मान बदलेगा तो स्वाभाविक सी बात है फोकस दूरी भी बदल जाएगी। यानी हम यही कहना चाह रहे थे, फर्स्ट पॉइंट मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही हुआ कि किसी लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करती है। किसी भी लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यम में लेंस की फोकस दूरी अलग अलग होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल से आपको समझाया कि एक बार हवा होगा तो 3/2 आएगा, जल रहेगा तो 9/8 आएगा। तो इसका मान जब म्यू का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग है तो स्वाभाविक सी बात है अलग अलग माध्यम में फोकस दूरी भी अलग अलग ही होगा। इसीलिए पहला ऑब्जेक्टिव हुआ कि किसी लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करती है। किसी भी लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करती है। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर मूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वायु में लेंस है तो 1/fa, ए से एयर हुआ, वायु हुआ, तो 1/fa बराबर a म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमने वायु के लिए ऐसा दिखाया, लेकिन आपको हम बता दें वायु के लिए अलग अलग जगहों पर कहीं भी पढ़िएगा तो ए लिखा हुआ नहीं मिलता है, वो आपको मान के चलना पड़ेगा कि वहां वायु लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिए हैं। नोट्स मिलेगा तो फिर वही बात हम बोल रहे हैं, वहां पर ए लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब ये नहीं कि अब फिर कंफ्यूजन शेयर करें कि कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं, ये जानिए कि हम आपको बता रहे हैं कि एयर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि यदि जल दिया हो या कोई दूसरा लिक्विड दिया हो, कोई द्रव में कोई दूसरा द्रव है, तो वहां पर हम समझने के लिए 1/FL कर दिए, एल से लिक्विड हो गया, 1/FL, एल से लिक्विड हो गया तो 1/FL बराबर ये आपका हो जाएगा एल म्यू जी। एयर की जगह पर लिक्विड है तो एयर की जगह पर लिक्विड है तो एल म्यू जी, ए म्यू जी था तो एल म्यू जी 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पर एक सवाल आ सकता है कि सर वायु में FA हुआ, लिक्विड में FL हुआ, वायु में A म्यू जी हुआ, लिक्विड में L म्यू जी हुआ। सर ये F बदल गया, म्यू बदल गया, ये R1 R2 नहीं बदला। यह एक सवाल बनता है कि सर सब बदल गया, वायु से जब द्रव में लेके आए हम तो ये सब बदल गया, R1 R2 नहीं बदला। R1 R2 क्यों नहीं बदला? क्योंकि R1 R2 वक्रता त्रिज्या है। जैसे मान लीजिए ये कलम है तो इस कलम को हम हवा में रखेंगे तो मोटाई अलग होगी और पानी में रखेंगे तो मोटाई अलग हो जाएगा, नहीं बहादुर, ये यही रहेगा। तो लेंस जो बना हुआ है उसको किसी भी माध्यम में रखिएगा तो उसकी वक्रता यानी जो घुमाव है, जो मुड़ाव है, वो बदलने वाला नहीं है। इसीलिए R1 और R2 नहीं बदलेगा। अब हम क्या करेंगे तो इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा वो आप ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो 1/FA बटा 1/FL बराबर ये RHS वाला RHS में भाग दे दिए तो 1/R1 माइनस 1/R2 ये आपका कट जाएगा। तो और ये चौथा स्टेप है तो ऊपर चल जाएगा तो FL चला गया ऊपर बटा FA बराबर A म्यू जी माइनस 1 बटा L म्यू जी माइनस 1। ये फाइनल आपका सूत्र हुआ कि किसी द्रव में किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। जैसे कि हमने नोट नंबर 1 में बताया या अभी पॉइंट एक समझाया आपको कि अलग अलग माध्यम में लेंस की फोकस दूरी अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में लेंस की फोकस दूरी अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में लेंस की फोकस दूरी अलग अलग होती है।
तो हम कह सकते हैं कि कौन से द्रव में लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, किस द्रव में या किस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो इस सूत्र से निकाला जा सकता है। जिस माध्यम में, किसी भी माध्यम में, किसी भी द्रव में यदि आप फोकस दूरी निकालना चाहते हैं तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो निकल जाएगा। किसी भी माध्यम में यदि आप फोकस दूरी निकालना चाहते हैं तो आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में अलग अलग माध्यम में, खास करके जल के बारे में पूछा जाता है, तो जल के माध्यम में या जल वाला द्रव में हम लेंस को रख करके फोकस दूरी निकाल कर दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।